हेलो दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है मोहब्बत। तो आइए दोस्तों, अब पढ़ना शुरू करते हैं। भोपाल के मालवीय नगर में घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। सावित्री देवी का आज सुबह सुबह ही निधन हो चुका था। परिवार के नाम पर उनकी एकमात्र बेटी मीरा राजपूत थी। सावित्री पिछले कई सालों से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और आज उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। मीरा की उम्र 21 वर्ष, वह कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी। सावित्री जी का निर्जीव शरीर उसकी आंखों के सामने सफेद चादर से ढका हुआ पड़ा था। मीरा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पास बैठी औरतें उसे सांत्वना दे रही थी, लेकिन माँ को खो देने का दुख सिर्फ मीरा ही जान सकती थी। अपना कहने के लिए एक वो ही तो थी इस दुनिया में। सावित्री ने मीरा को उसकी पढ़ाई के लिए इंदौर भेज दिया था, जिसका खास वजह सिर्फ सावित्री ही जानती थी। इंदौर में मीरा नेशनल कॉलेज में पढ़ती थी और उसी कॉलेज के एक हॉस्टल में रहती थी। मीरा बहुत ही कम बोलने वाली लड़की है। वह अपना अधिकतर समय किताबों में ही बिताया करती थी। कॉलेज में उसकी एकमात्र दोस्त थी निधि व्यास, जो कि इंदौर में रहती थी अपने परिवार के साथ। निधि और मीरा दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। कॉलेज के 2 साल दोनों ने साथ साथ ही पूरे किए थे, लेकिन निधि मीरा को अब बहुत कम जान पाई थी। वजह थी मीरा का अंतर्मुखी होना, या शायद हालातों ने उसे उम्र से पहले ही परिपक्व बना दिया। मीरा इस बार बिना निधि को बताए भोपाल आ गई थी। सावित्री के अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी। जब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाने लगा तो मीरा जोर जोर से रो पड़ी। औरतों ने उसे संभाला, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाया। वह दौड़कर बाहर आई और कहने लगी, हम भी साथ जाएंगे। बिटिया, औरत शमशान में नहीं जाती है, वह बड़े एक बुजुर्ग ने कहा। हमें कुछ नहीं सुनना, हम भी साथ जाएंगे। मीरा ने आह चलने दीजिए काका, मुखअग्नि के लिए किसी अपने का होना भी जरूरी है, और आजकल लड़की चलने दीजिए। पास खड़े विश्वनाथ ने बुजुर्ग आदमी से कहा। सभी वहां से सावित्री का पार्थिव शरीर लेकर निकले। आंखों में आंसू भरे, हाथ में अग्नि का पात्र पकड़े मीरा चले जा रही थी। उसके बेजान पैरों में जैसे हिम्मत ही नहीं थी। माँ के साथ उसने बहुत कम वक्त गुजारा था। ना वो कौन सी वजह थी जिससे माँ ने उसे हमेशा खुद से दूर रखा। सोचते हुए और बीती बातों को याद करते हुए शमशान आ चुका था। सावित्री का अंतिम संस्कार किया गया। इकलौती वारिस होने के कारण उसी ने मुखअग्नि भी दी। उन पलों में मीरा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहां मौजूद सभी की पलकें नम हो गई। 1 महीने बाद मीरा इंदौर आई। उसने कपड़े बदले और अपनी बुक्स उठाए कॉलेज आ गई। कॉलेज आकर उसने प्रिंसिपल से बात की और उन्हें अपनी माँ के देहांत के बारे में बताया। चूँकि मीरा कॉलेज की सबसे होनहार स्टूडेंट थी, इसीलिए प्रिंसिपल ने उसके 1 महीने की लीव को मान लिया। मीरा प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करके बाहर आ गई। क्लास शुरू होने में अभी वक्त था, इसीलिए वह आकर बेंच पर बैठ गई और उदास आंखों से जमीन को निहारने लगी। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। ओ मैडम जी, कहाँ थी? इतने दिन ना फोन ना मैसेज, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मीरा आवाज की दिशा में पलटी। सामने निधि खड़ी थी। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो निधि उसके पास बैठ गई और प्यार से कहा, क्या हुआ मीरा, सब ठीक तो है ना? निधि की बात सुनकर मीरा की आंखें डबडबा गई। उसने नीचे जमीन की ओर देखते हुए कहा, माँ नहीं रही निधि। क्या? ये कब हुआ? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? निधि ने चौंकते हुए कहा, क्या बताती निधि, मैं खुद भी नहीं जानती थी कि माँ किस दर्द से गुजर रही है। मैं कुछ जान ना पाऊँ, इसीलिए उन्होंने हमेशा मुझे खुद से दूर रखा, और देखो वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई। कहते कहते मीरा की आंखों में आंसू भर आए। निधि ने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
तुम अकेली नहीं हो मीरा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दोबारा ऐसी बात मत कहना। मीरा ने निधि को गले लगा लिया। निधि उसकी हिम्मत बढ़ाती रही। क्लास का वक्त हुआ तो दोनों उठकर क्लास की ओर चली गई। मीरा को अपना ख्याल रखने का बोलकर निधि घर चली गई, लेकिन आज उसका मन बहुत उदास था। वह बस मीरा के बारे में ही सोचती रही। अगली सुबह हॉस्टल वार्डन ने मीरा से कमरा खाली करने को कहा। पिछले महीने से उसके कमरे का किराया नहीं आया था। मीरा ने कुछ दिन की परमिशन मांगी, लेकिन वार्डन ने साफ शब्दों में उसे कमरा खाली करने को कह दिया। किसी ने उसकी मदद नहीं की। मीरा ने अपना सामान समेटा और बैग में जमाने लगी। उसके पास जो पैसे थे वो तो माँ के अंतिम संस्कार और उसके बाद के कामों में खर्च हो गए। अनजान शहर में आखिर मदद भी ले तो किससे। मीरा बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी और इसीलिए उसने अपनी ये परेशानी निधि को नहीं बताई। भोपाल वापस जाने के अलावा मीरा के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। अपने बैग लेकर वह हॉस्टल से निकल गई। निधि जब कॉलेज आई तो क्लास में मीरा को ना देखकर उसने अपने साथ बैठी रागिनी से पूछा, जो कि उसी हॉस्टल में रहती थी। ये रागिनी, मीरा कहाँ है? वो कॉलेज क्यों नहीं आई? अरे तुझे पता नहीं क्या? आज वार्डन मैडम ने उसे हॉस्टल से निकाल दिया, रागिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। व्हाट? पर क्यों? निधि ने हैरानी से कहा। क्योंकि उसने हॉस्टल के रूम का किराया नहीं दिया था। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो। रागिनी ने अपने बक्से में नजरें गड़ा ली। निधि ने सुना तो सोचने लगी, इतना सब हो गया और मीरा ने मुझे बताया तक नहीं। ये लड़की बिना इसे समझना सच में बहुत मुश्किल है। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ होगी। मुझे जाना होगा। निधि ने अपना बैग और बुक्स उठाए और क्लास के बाहर निकल गई। कॉलेज से सीधा वह हॉस्टल आई और मीरा की रूममेट से पूछा। रूममेट ने बताया कि मीरा वापस अपने घर जाने की बात कर रही थी। निधि वहां से निकली और तुरंत रेलवे स्टेशन आई। ट्रेन जा चुकी थी। निधि हताश हो गई। उसने उदास नजरों से ट्रेन को जाते हुए देखा और जैसे ही वापस जाने को मुड़ी, उसकी नजर बेंच पर बैठी मीरा पर गई। निधि खुशी से दौड़कर उसके पास आई, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गुस्से में बदल गई और उसने कहा, समझते क्या हो अपने आप को? और ये इस तरह मुंह छुपाकर कहाँ जा रही हो? मुंह छुपाकर नहीं जा रहे, बताकर आए थे रागिनी को, मीरा ने धीमे स्वर में कहा। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगी? नकली गुस्से से कहा। पर अब यहाँ करेंगे भी क्या? वार्डन ने भी हमें हॉस्टल से निकाल दिया है, मीरा ने कहा। वार्डन की तो तुम ये बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? निधि के इस सवाल पर मीरा खामोश हो गई। निधि उसके बगल में बैठी और कहने लगी, मीरा तुम सिर्फ कहने के लिए मेरी दोस्त नहीं हो। कॉलेज में बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अपना दोस्त चुना। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो और समझदार भी हो। तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो। मीरा फिर ऐसे कैसे जा सकती हो? आंटी का सपना कैसे भूल सकती हो? तुम्हें पढ़ना है, एक बड़ी अधिकारी बनना है, कैसे भूल गई तुम? निधि हम कुछ नहीं भूले हैं, सब याद है हमें। पर इस शहर से हमने एक बात सीखी है कि अगर जीना है तो पैसे ज़रूरी हैं, और वो हमारे पास नहीं है। निधि घर जाएंगे, वहाँ रहने के लिए कम से कम अपना घर तो है। मीरा ने उदास होकर कहा। होगी तुम्हारी आदर्श वाली बातें तो चलें, निधि ने उठते हुए कहा। कहाँ? मीरा ने कहा। कोई सवाल नहीं, उठो और चलो। कहकर निधि ने एक बैग खुद उठाया और दूसरा मीरा को थमा दी। दोनों बाहर आई। निधि पार्किंग से अपनी स्कूटी निकाल लाड और मीरा को साथ लेकर चल पड़ी। निधि के पीछे बैठी मीरा के मन में सैकड़ों सवाल उथल पुथल मचा रहे थे। मीरा जब भी इस शहर से जाने के बारे में सोचती, ये शहर उसे वापस अपनी ओर खींच लाता। सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब नहीं। निधि उसे कहाँ लेकर जा रही है, इस बात का भी उसे अंदाजा नहीं था। स्कूटी सड़क पर दौड़ाते हुए निधि ने अचानक से ब्रेक लगाए और गाड़ी को यू टर्न घुमाया। क्या हुआ? इधर कहाँ जा रही हो? पीछे बैठी मीरा ने सवाल किया।
हॉस्टल, निधि ने कहा। लेकिन क्यों? मीरा ने कहा। तू चल तो बताती हूँ, कहकर निधि ने स्पीड बढ़ाई और कुछ वक्त बाद दोनों हॉस्टल के सामने थी। निधि ने स्कूटी साइड में लगाई, उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे अंदर लेकर चली गई। वार्डन सामने ही खड़ी मिल गई। निधि उसके सामने आई, उसने अपने जेब से कुछ रुपए निकाले और वार्डन के हाथ में थमाते हुए कहा, ये रखो अपने पैसे और आज के बाद किसी लड़की को इस तरह से हॉस्टल से मत निकलाना। वक्त पर किराया देंगे तो कोई क्यों निकालेगा, पर ये लड़कियां घर वालों के पैसे तो ऐश में उड़ा देती हैं और फिर किराए के नाम पर रोने बैठ जाती हैं। वार्डन मुंह बनाकर रुपए गिनते हुए कहा, चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के लिए ऐसा बोलने की? मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। निधि ने वार्डन से उलझते हुए कहा, लेकिन ऐन वक्त पर मीरा ने उसे रोक लिया और कहा, निधि, ये क्या कर रही हो? छोड़ो, मैं मुंह तोड़ दूंगी इसका। इस हॉस्टल की लड़कियां चाहे जो करती हों, तुम ऐसी नहीं हो। निधि ने गुस्से से मीरा से कहा, तुम प्लीज यहाँ से चलो, प्लीज। मीरा ने निधि को लगभग खींचते हुए कहा। निधि वहां से चली गई तो वार्डन के पास आई और बहुत ही धीमे स्वर में कहा, निधि ने जो किया उसके लिए हम माफी मांगते हैं मैम। एक बात और, हर लड़की यहाँ ऐश करने नहीं आती है, कहकर मीरा वहां से चली गई। बाहर आई तो देखा निधि गुस्से में थी। मीरा जैसे ही उसके पास आई, निधि ने कहा, क्या सच में तुम राजपूत खानदान से हो? मतलब उसने तुम्हें इतना सब कहा और तुम सुन के चली आई? गलती हमारी ही है, अगर वक्त पर किराया दिया होता तो वो ऐसा नहीं होता। मीरा ने शांत लहजे में कहा, ओहो आदर्श की देवी, बस करो तुम, ऐसी हो ना तो कोई भी बेच के निकल जाएगा तुमको। निधि ने मीरा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, निधि, ऐसा नहीं है, पिछले 3 सालों से हम यहाँ हैं, हम नहीं चाहते हमारी वजह से हमारी माँ को शर्मिंदा होना पड़े। जो सरनेम हमें मिला है उसका इज्जत बरकरार रखना भी जरूरी है। मीरा ने कहा, ऐसी रखोगी इज्जत बरकरार? कोई कुछ कहे और चुपचाप सुनो, हो सके तो माफी भी खुद ही मांगो। निधि ने कहा, तुम्हें समझा नहीं पाएंगे। मीरा ने बैग्स उठाते हुए कहा, अच्छा है तुम्हारा, खैर छोड़ो, आओ बैठो, चलते हैं, देर हो रही है। निधि ने स्कूटी स्टार्ट करते हुए कहा, अब कहाँ चलना है? मीरा ने कहा। निधि मुस्कुराई और कहा, वहाँ जहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। मीरा जैसे ही आकर बैठी, निधि ने स्कूटी आगे बढ़ा दी। दोनों शिवाजी नगर में आई। इंदौर आने के बाद मीरा ने पहली बार इस शहर को देखा था। साफ सुथरी सड़कें, बड़े ऊंचे ऊंचे घर, वह सब अलग देखे जा रही थी। निधि स्पीड से स्कूटी दौड़ाई जा रही थी। निधि व्यास अपने परिवार में सबकी लाडली। मीरा से उसकी जान पहचान कॉलेज में हुई थी और शांत व्यवहार उसे अपनी पहली नज़र में भा गया, लेकिन खुद बिल्कुल शांत नहीं थी। वह हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी, लाडली थी, इसीलिए उसे किसी भी बात के लिए ना नहीं कहा जाता था। मीरा को लेकर निधि एक बड़े से घर के सामने उसने स्कूटी साइड लगाई और मीरा को लेकर अंदर आई। मीरा की नज़र घर के दरवाजे पर लगे नेम प्लेट पर पड़ी, विहास हाउस। मीरा अपना बैग संभालते अंदर आ गई। अंदर आते ही निधि चिल्लाई, मम्मा पापा, दादू दादी, भैया, सब आ जाइए। निधि की आवाज़ सुनते ही सब बाहर चले आए। निधि के साथ एक अनजान लड़की को देखकर सबके मन में क्वेश्चन मार्क था, जो कि निधि ने अगले ही पल हटा दिया और कहा, दादू, ये मेरी दोस्त है मीरा। और फिर मीरा की और पलटकर कहा, मीरा, ये मेरे दादू श्रीनाथ जी व्यास और वो मेरी दादी माँ सुरेखा जी व्यास। नमस्ते। मीरा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, ये मेरे पापा हैं विजय व्यास और ये मेरी मम्मा राधा व्यास। निधि ने अपने माँ बाप की ओर इशारा करके कहा। मीरा ने उन्हें भी नमस्ते की तो दोनों जवाब में मुस्कुरा उठे। निधि अपने भाई के पास आई और कहा, उसके हाथ में हाथ डालकर कहा, ये है मेरे बड़े भैया अर्जुन। हेलो, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा तो मीरा ने जवाब में नमस्ते कहा। सबसे परिचय करवाने के बाद निधि वापस मीरा के पास आई और कहा, ये है मेरी छोटी सी फैमिली। उसे कुछ याद आया तो उसने इधर उधर देखते हुए कहा,
अरशद भैया कहाँ हैं? अरशद बाहर गया हुआ है, राधा ने सामने आकर कहा। उन्होंने बड़े गौर से मीरा को देखा। बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ, सुराही सी पतली गर्दन, गोरा रंग, लंबे घने बाल जिन्हें सलीके से गूथा हुआ था, और उससे छान कर आती एक बालों की लट जो बार बार मीरा को गाल को चूम रही थी। राधा को अपनी ओर देखता पाकर मीरा ने कहा, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? राधा अपनी चेतना से लौटी और अपनी उंगली से आंख के किनारे से काजल निकाला और मीरा के कान के पीछे लगाकर कहा, बड़ी प्यारी हो, किसी की नजर ना लगे। मीरा मुस्कुरा दी। घर में आने के बाद शायद पहली बार मुस्कुराई वो। राधा ने उसका हाथ पकड़ा और उसके सबके बीच ले आई। सभी हॉल में रखे सोफे पर बैठ गए। निधि ने एक सांस में सारी बात कह डाली और फिर दादू के सामने आकर मासूमियत से कहा, मैंने ठीक किया ना दादाजी? हाँ बेटा जी, बिल्कुल सही किया। ऐसे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। दादू ने प्यार से निधि का गाल को छूकर कहा। तो फिर मीरा यहाँ रह सकती है ना? निधि ने कहा। जब तक वो चाहे वो यहाँ रह सकती है, दादू ने कहा। और फिर मीरा की ओर देखकर कहा, मीरा जी? मीरा ने धीरे से कहा। दादू ने कहा, इसे अपना ही घर समझो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। जी शुक्रिया, मीरा ने हाथ जोड़कर कहा। पापा मैं चलता हूँ, ऑफिस में मीटिंग है। अर्जुन ने उठते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैं और पिताजी आते हैं बाद में। अर्जुन ने अपना फोन और बैग टेबल से उठाया और सबको बाय कहकर जाने लगा कि उसकी नजर मीरा पर गई तो उसने कहा, बाय मीरा। बाय। मीरा ने धीरे से कहा। चलो बेटा, पहले तुम दोनों कुछ खा लो, राधा ने कहा और दोनों को अपने साथ डाइनिंग टेबल की ओर ले आई। निधि और मीरा वहां आकर बैठ गई। राधा ने दोनों के लिए खाना परोसा। दादी माँ उठकर बाहर टहलने निकल गई। सर्दियों का वक्त था और इस मौसम में बस धूप ही सहारा होती है। दादी माँ बाहर बगीचे में आकर धूप सेकने में लगी हुई थी। विजय और श्रीनाथ जी भी कुछ देर बाद बाहर निकल गए। निधि ने खाना शुरू किया, लेकिन मीरा खामोश बैठी थी। उसे खामोश देखकर राधा ने प्यार से कहा, क्या हुआ बेटा, खाओ ना। मीरा ने भरे हुए गले से कहा। राधा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा दर्द मैं बांट तो नहीं सकती, लेकिन उसे महसूस कर सकती हूँ। ये सब लोग तुम्हारे साथ हैं बेटा। मीरा ने नम आंखों से राधा की ओर देखा तो राधा ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, इतनी प्यारी बच्ची उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। तब तक मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर देती हूँ। राधा वहां से चली गई। मीरा को सब बहुत अच्छे लगे, पर सबसे ज्यादा अच्छी राधा लगी। उसमें वह अपनी माँ की छवि देख पा रही थी। खाना खाने के बाद निधि उसे अपना घर दिखाने लगी। घर काफी खूबसूरती से बनाया हुआ था। नीचे एक तरफ दादा दादी का कमरा था, उससे लगभग पूजा घर, जहाँ बड़ी सी शिव पार्वती की मूर्ति थी। मंदिर से लगकर ही रसोई घर था, जिसके सामने डाइनिंग टेबल बना हुआ था। विजय और राधा का कमरा सीढ़ियों के बिल्कुल पास से लगकर था और एक ऑफिस रूम जहां बैठकर काम की बातें की जाती थी। घर के पीछे की तरफ बगीचा था, जिसमें हरी घास फैली हुई थी और एक कतार में गमलों में पौधे लगे हुए थे। ये सब दिखाकर निधि मीरा को ऊपर लेकर आई, जहां 3 कमरे और एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था, जहां 2 कमरे थे और तीसरा इनसे अलग बिल्कुल सामने हॉल से मिलाकर बनाया हुआ था। इनमें से एक कमरा अर्जुन का था और एक निधि का। सामने कमरे के बारे में निधि ने मीरा से कुछ कहा नहीं। मीरा ने भी नहीं पूछा। निधि जैसे ही दरवाजा खोलकर अपने कमरे में आई, एक तेज बदबू से दोनों ने अपने नाक बंद कर लिया। निधि ने दरवाजा वापस बंद किया और मम्मा को आवाज लगाई। राधा ऊपर आई और कहा, सॉरी बेटा, वो आज सुबह गलती से तुम्हारे कमरे में क्लीनर की बोतल टूट गई। मैंने साफ करने को कहा, वो कर देगा, लेकिन तब तक हम लोग कहाँ जाएं? मीरा को फ्रेश भी होना है, हालत देखो इसकी। निधि ने कहा, एक काम करो ना, तब तक नीचे मेरे वाला रूम इस्तेमाल कर लो। राधा ने कहा, रहने दीजिए, मैं अर्जुन भैया का कमरा यूज कर लूंगी।
निधि ने कहा। ठीक है, कहकर राधा चली गई। दोनों अर्जुन के कमरे में आई। मीरा ने देखा कमरा बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित था। एक एक चीज सलीके से रखी हुई थी। मीरा बड़े गौर से ये सब देख रही थी तो निधि ने कहा, भैया हमेशा अपने कमरे को टिप टॉप रखते हैं अपने जैसे। मीरा मुस्कुरा दी तो निधि ने कहा, अच्छा तुम नहा लो, तब तक मैं नीचे से तुम्हारा सामान ले आती हूँ। मीरा नहाने बाथरूम में चली गई और निधि नीचे। कपड़े मिल गए। मीरा ने कपड़े पहने और गीले बालों के साथ कमरे से बाहर आ गई। लेकिन हॉल की बालकनी के अलावा धूप और कहीं नहीं थी। मीरा गीले बालों को लपेटे हॉल की बालकनी के पास आ गई और बाल सुखाने लगी। तभी उसकी नज़र हॉल से जुड़े उस कमरे के दरवाजे पर गई जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अरशद व्यास अ कॉम्प्लिकेटेड। ऐसी नेम प्लेट कौन रखता है? कहते हुए मीरा वहां से चली गई। तो दोस्तों, आगे की कहानी आपको अगले भाग में सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए प्लीज़ अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।